हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस पे आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, योर फेवरेट 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी भी टेंशन है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो आप टेंशन फ्री हो जाए। इसके अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर आपको करंट अफेयर्स कराएंगे। इसके अंदर 100+ लेक्चर्स आएंगे। हर दिन के लेक्चर्स जो होते हैं वो 25 से 30 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज हम बनाते हैं इसके ऊपर, जिससे कि करंट अफेयर्स आप बर्डन फ्री होकर अंडरस्टैंड कर सके। राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने हमने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर फिलोसफी ऑप्शन स्टार्ट करा है। एंड इतनी क्वालिटी हम इसके अंदर दे रहे हैं ना बच्चों, कि जो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी क्वालिटीज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, ऑब्वियसली फिलोसफी ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है इसके ऊपर कि हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर अभी भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिया है, या फिर थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, आंसर राइटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो एक बार ये ट्राई जरूर करिए। देखो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर दे रहे हैं, जिसके अंदर हम को वीडियोस देंगे, आपको वीडियोस देंगे। इसके साथ साथ हम आपकी कॉपी चेकिंग करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉपी चेकिंग के बाद आपको वीकली टेस्ट देना होगा, आपको बुकलेट सॉल्व करनी होगी, डे 1 से आपको आंसर राइटिंग करना होगा। तो आप एक बार प्रोग्राम को समझिए। इसका कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे, क्योंकि फिलोसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट एक लूप होल होता है यूपीएससी सीसी की प्रिपरेशन के अंदर, सभी ऑप्शंस के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। राइट, फिलोसफी को ऐसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 1 2 3 4 एज वेल एज ऐसे राइटिंग। और इसके अंदर हम बहुत सारे फीचर्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मेहनत का फायदा आप लोगों को हो। तो एक बार आप डेमो इसका लगाकर देखिए। डेमो वीडियोस में नहीं बोलूंगा, डेमो के अंदर हम आपको वीडियोस तो प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ साथ और भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोल करें, ठीक है। इसके अंदर आराम से आप वीकली टेस्ट दें, ठीक है। बुकलेट प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करें आप आराम से। राइट, इसका कोई चार्ज हम नहीं ले रहे हैं। राइट, एक बार आपको डिसाइड हो जाता है ना कि हाँ यार, फिलोसफी ऑप्शनल इज गुड ऑप्शनल, ये मैं ले सकता हूँ, तब आप इसके अंदर ले लें। अदरवाइज कोई भी चार्ज आपका इसके अंदर हम नहीं ले रहे हैं आपसे। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अधिष्ठान आईएएस पे फिलोसफी ऑप्शनल आपको बेस्ट वे के अंदर पढ़ाया जाएगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो 60 60 70 70 हज़ार रुपए ले रहे हैं फिलोसफी ऑप्शनल के। राइट, आई विल नॉट नेम दैम, ठीक है, बट उन इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं। राइट, एक बार वहाँ पे कोर्स कर लिया है कंप्लीट, बट उनको समझ में नहीं आया, तो वो यहाँ पर अधिष्ठान आईएएस पे पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप ट्राई करिए, देखिए बहुत क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है उसको एक बार फील करके देखिए, किस तरह से यूपीएससी के अंदर प्रिपरेशन करना होता है। ये तो आप यहाँ पर समझ ही जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे को कॉल करना है इस नंबर पे 8788248734, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे एक बार, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। राइट, इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वीडियो नहीं है इसके अंदर, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो, पैक्ट फॉर फ्यूचर ये हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है पैक्ट फॉर फ्यूचर। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई प्रोग्राम है। राइट, फ्यूचर जनरेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो कुछ सोच रही है। राइट, और उसके लिए एक तरह से सभी यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज को कह रही है कि भाई आओ और इसको ज्वाइन करो। राइट, अब हुआ क्या था, ये समझो, एक समिट हुई थी बच्चों 2024 के अंदर, और उस समिट में डिसाइड हुआ कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करना चाहिए। उसका नाम ही है समिट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर ये डिसाइड हुआ, समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, कि ये एक पैक्ट हमको साइन करना चाहिए। इस पैक्ट में क्या क्या होगा ये अपन अंडरस्टैंड करेंगे। पहले ये समझिए, व्हाट इज द पैक्ट फॉर फ्यूचर। द पैक्ट फॉर फ्यूचर इज ए यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द समिट ऑफ द फ्यूचर इन द सितंबर 2024, जिसमें यूनाइटेड नेशन बोल रहा है भाई आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस को हम इसके अंदर देखेंगे। राइट, तो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स को अडॉप्ट करने के लिए यह है, इट वाज अडॉप्टेड एट समिट ऑफ द फ्यूचर इन 2024। अब मैं आपको इसके अंदर अच्छा, हमने एक और इसके अंदर 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर फीचर ऐड करा है कि मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, ठीक है। वेबसाइट दिखाऊंगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी टॉपिक्स होंगे जो कि वेबसाइट से रिलेटेड है, फिर हमको ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग होगी। राइट, तो चलिए हम इसकी वेबसाइट देखते हैं, पैक्ट फॉर फ्यूचर की। राइट, देखो ये इसकी वेबसाइट है, यूनाइटेड नेशन का ये प्रोग्राम है समिट ऑफ फ्यूचर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर। राइट, और ये पैक्ट फॉर फ्यूचर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर देखो, समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर ये पैक्ट ऑफ फ्यूचर को अपन ने अडॉप्ट करा था, और इसके अंदर ये सब चीजें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पीस, ये चैप्टर्स हैं जो इसके अंदर डिस्कस करें। अगर हम ओरिजिनली देखें इसके अंदर, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इसमें मिलता है हमें। राइट,
और इसके अंदर ये डिक्लेरेशन कर रखे हैं, देखो हर एक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, राइट, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये सब फ्यूचर जनरेशन में हमको किस तरह से करनी चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर होने चाहिए, और क्या क्या हमारे को एक तरह से टारगेट इसके अंदर दिए जाते हैं मेंबर नेशंस को कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 2030 एजेंडा को हमको फॉलो करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, राइट, और इंडिकेट करेंगे पॉवर्टीज को, ये सब चीज़ें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है उसके अंदर किस तरह से फाइनेंसिंग होगी ये इसके अंदर डिस्कस करा है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या करेंगे हम जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन सेफ हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताया जा रहा है। तो दिस इज पैक्ट फॉर फ्यूचर, इसमें आपको मेजरली ये थीम्स जो है ना वो याद रखनी पड़ेगी, राइट। ये पूछा जा सकता है, देखो वेबसाइट के ऊपर जो पहली चीज होती है ना, जैसे आप इसके अंदर अबाउट के अंदर जाएंगे, है ना, इसमें जाएंगे तो पहली जो पेज होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली पेज में जो भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इसके अंदर समझना होता है, राइट। वैसे हमने इसके अंदर सारा इंक्लूड कर दिया है, राइट, बट आप ये समझिए वेबसाइट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरे को आप लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आप वेबसाइट देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, तो खैर हमारे जो नोट्स होते हैं वो सारे ऑफिशियल वेबसाइट से ही बनाए गए होते हैं, बट फिर भी एक बार वेबसाइट देखते हैं तो ज़्यादा याद रह जाता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, गिविंग डेवलपिंग कंट्रीज ए ग्रेटर से एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ये सारी थीम्स, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये वाली थीम्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस एंड डिजिटल कॉपरेशन, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन प्लस ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस, ये सारा का सारा आपको ये 5 थीम जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर एनेक्स्चर भी है एक फॉर द पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, जिसमें 2 चीजें हैं, तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा डिजिटल कॉपरेशन का, आपस के अंदर डिजिटल कॉपरेशन का एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन भी इसके अंदर है जिसके अंदर एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं वो देखा जाएगा, और इंटर जनरेशन इक्विटी के बारे में होगा। देखो ये जनरेशन हमारी है जैसे, तो अब हम आने वाली जनरेशन को क्या छोड़कर जा रहे हैं, राइट। अब देखो अगर आप प्रकृति का पूरा दोहन कर लोगे, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आने वाली जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं सिक्योरिंग द वेल बींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन बाय प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड द प्रोटेक्ट प्रमोटिंग इंटर जनरेशनल इक्विटी। और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अंदर क्या है कि एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी जनरेट हो रही है, इनके कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है, उनके बारे में जो भी इश्यूज उनसे आ रहे हैं उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे आने वाली जनरेशन के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डिवाइड्स, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर हम किस तरह से आने वाले समय के अंदर जनरेशन को कोई नुकसान ना हो इसके लिए क्या क्या करेंगे ये इसमें दे रखा है, राइट। तो ये डिफरेंट एनेक्स्चर इसके अंदर दे रखे हैं, ये पूछे जा सकते हैं। 2 एनेक्सेस में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपको ये 5 चीजें याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, साइंस टेक इनोवेशन, डिजिटल कॉपरेशन, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस। प्लस आपको ये याद रखना है कि कौन सी समिट के अंदर, समिट फॉर फ्यूचर 2024 के अंदर यूनाइटेड नेशंस में हुआ था, राइट, उसके अंदर सभी मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट करा था, राइट। और इसके एनेक्स्चर आपको याद रखना है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, ये चीजें पूछी जा सकती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। चलिए अब हम कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसके बारे में इसके अंदर समझते हैं। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे मिनिस्टर ने ये बोला है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने इस तरह से बोला है कि भाई म्यांमार के साथ जो हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है और क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का से स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है, कोलकाता से, और कोलकाता से आप देखेंगे तो ये सीतवे जाएगा, सीतवे, राइट। सीतवे एक जगह है कहाँ पर, म्यांमार के अंदर, और सीतवे से जाने के बाद यहाँ पर देखो पलेतवा और कलेतवा, ये 2 जगह है, यहाँ पर ये जाएगा और इस तरह से मिजोरम में लास्ट में जाकर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, वेस्ट बंगाल के से फिर हम सी में जाएंगे, सी के बाद आप देखेंगे कलादान रिवर है, रिवर के अंदर जाएंगे बोट वोट के अंदर, फिर हाईवे पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे, तो सी भी है इसके अंदर, रोड भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो रिवर भी है। तो दैट्स वाई इट इज मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल, इसलिए मल्टी मॉडल है। बच्चों समझ में आ रहा है, कलादान मल्टी मॉडल, और रिवर कलादान रिवर के ऊपर कलादान रिवर भी आ रही है बीच में, इसलिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। तो भारत का म्यांमार के साथ एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है दैट इज नोन एज कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टी मोड्स के थ्रू, सी के थ्रू, रिवर के थ्रू, रोड के थ्रू,
हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट को हमारे अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी इसके अंदर है। अब नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी क्यों है ये हम समझेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये हम समझेंगे। बट बिफोर दैट आप यहाँ पर देखो, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट includes a waterway component 158 किलोमीटर ऑन द कलादान रिवर फ्रॉम सीतवे। सीतवे से कलादान जाएंगे तो 158 किलोमीटर तक जाएंगे। फिर उसके बाद पलेतवा इन म्यांमार एंड ए रोड कंपोनेंट ऑफ 109 किलोमीटर फ्रॉम पलेतवा टू जोरिनपुई ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर इन मिजोरम स्टेट। तो मिजोरम को ये कनेक्ट कर रहा है, ये याद रखना, मिजोरम को कनेक्ट कर रहा है। ऐसा पूछ सकते हैं कि किस इंडियन स्टेट को ये कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, तो मिजोरम को ये कनेक्ट कर रहा है। तो देखो, सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद सीतवे सी पोर्ट इन द म्यांमार बाय सी रिवर एज वेल एज बाय सी, राइट। म्यांमार तक तो सी तक है, फिर सी के बाद फिर हम रिवर में जाएंगे, कलादान रिवर के अंदर बोट वोट से कुछ ऐसा कोई ट्रांजिट मोड बनाएंगे, ठीक है। फिर वो उसके बाद रिवर के बाद फिर हाईवे अपन पकड़ेंगे, राइट, कलेतवा पलेतवा, राइट। तो अब दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोजेक्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पर देखो, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का मेन पार्ट है ये, राइट। और ये अगर हम देखेंगे तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। इंडिया का जो इंडिया रेस्ट ऑफ द इंडिया नॉर्थ ईस्ट को और रेस्ट ऑफ द इंडिया को ज्वाइन करता हुआ ये एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। देखो ये बहुत ही नैरो कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, ठीक है। बड़ा ही नैरो कॉरिडोर ये है और इस कॉरिडोर को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब यहाँ से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी देखें तो दिस इज, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ये एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। कितना नैरो है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इट इज ऑल्सो नोन एज चिकन नेक। चिकन की नेक देखो कितनी पतली सी गर्दन होती है ना, उतना ही पतला सा भाई ये है अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप देखोगे तो अगर यहाँ पे दो जहाज लाकर खड़े कर देना तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक हो जाए अपना। यहाँ पर देखो इसकी विड्थ सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर है, मतलब भारत जो है, रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, बट सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर विड्थ के कॉरिडोर से कनेक्टेड है। अगर कल को चाइना यहाँ पे दो तीन जहाज लाकर खड़ा कर दे तो ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी ही पूरी खत्म हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बनी रहे इसलिए हम और डायमेंशंस के अंदर क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बांग्लादेश के थ्रू कर रहे हैं, कुछ हम म्यांमार के थ्रू कर रहे हैं कलादान प्रोजेक्ट के अंदर। इस तरह से आपको इसको समझना हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस कॉरिडोर इज ओनली 17 किलोमीटर विड्थ। तो इससे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कहीं और से इससे कनेक्ट होना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट से, अदरवाइज देयर कैन बी ए प्रॉब्लम, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम कनेक्ट हो रहे हैं। 539 किलोमीटर सी रूट रहेगा, फिर 158 किलोमीटर रिवर कलादान के ऊपर होगा, फिर यहाँ पर रेड कलर में आप दिख रहे हैं तो ये हाईवे होगा 129 किलोमीटर का। फिर हम मिजोरम से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका इंपॉर्टेंट ये है, करंट रूट फॉर द नॉर्थ ईस्ट टू कोलकाता प्रोजेक्ट चिकन नेक, कोलकाता पोर्ट वाया चिकन नेक फेयर्स हैवी ट्रैफिक, दैट्स वाई हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम द कोलकाता टू मिजोरम बाय अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर और 3 से 4 डेज हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का भी कम हो जाएगा। देखो भाई, अगर मान लो आप यहाँ से जाते हैं कोलकाता से, राइट, कोलकाता से जाते हैं इस तरह से, राइट, इस तरह से जाते हैं भारत के थ्रू कॉरिडोर से पास होते हुए, राइट, जो अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे पास होते हुए जाते हैं, राइट, ठीक है। तो फिर आपको मिजोरम में पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो बहुत आसानी से आप पहुंच जाएंगे। यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, अपना ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका टाइम भी ये कम कर देगा, हमारा बहुत सारा टाइम भी सेफ हो जाएगा और हमारी कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। किससे, नॉर्थ ईस्ट से हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। अभी जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन न्यूज में इसलिए है बिकॉज जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था उसके अंदर इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करी गई, ठीक है। आप देख रहे हैं आजकल जो वर्ल्ड जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन, राइट। जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हम देखें तो कंट्रीज जो है ना अपने आप को एक तरह से क्या कर रही है, एक तरह से क्लोज इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे अमेरिका के अंदर देखो कितने टैरिफ वैरिफ लगा रखे हैं, जैसे कि
बाहर का गुड यहाँ पर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, राइट, और डोमेस्टिक प्लेयर्स ही यहाँ पर फिर क्या करें, प्रोडक्शन करें। इस तरह से टैरिफ वाला गेम खेल रहा है ट्रम्प, राइट। तो क्लोज्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी चीज को या फिर ऐसा करा जा रहा है कि भाई हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों से ट्रेड करेंगे सिर्फ, राइट। हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, इससे ट्रेड नहीं करेंगे, इससे कल से ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने इसी फ्रेंड से ट्रेड करेंगे, राइट। और ऐसा करें, हम आपसे ट्रेड तो करेंगे बट उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस है, तभी जाकर हम ट्रेड करेंगे। अगर आप हमारी कंडीशंस नहीं मानोगे, जैसे रशिया से इंडिया ऑयल खरीद रहा है, तो यूएसए कह रहा है कि भाई अगर हमारी कंडीशन नहीं मानोगे तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, वो अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी न्यूज में इसलिए इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स ग्लोबल शिफ्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, है ना। आप सब टुकड़ों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आपको समझना है, जो कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन में हो। एक तो है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करो। मान लीजिए कल को कोई ऐसे बोले, जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बिजनेसमैन आपस में ट्रेड कर रहे हैं, राइट, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ए बी सी डी, राइट। कल को ये बोले कि यार मैं तो सिर्फ है ना डी से ही ट्रेड करूंगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ मेरी दोस्ती है, ये लोग मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ रहते हैं, तो सिर्फ मैं डी से ही ट्रेड करूँ। तो पहले ये इतने सारे बी सी डी सबसे ट्रेड कर रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि मैं अपने फ्रेंड से ही ट्रेड करूंगा, इसको ही अपना रॉ मटेरियल दूंगा, इससे ही फिनिश गुड लूंगा, बाकी इन दोनों से ट्रेड नहीं करूंगा। तो दिस इज नोन एज फ्रेंड शोरिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपको लगता है कि हमारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं सिर्फ उनसे ही ट्रेड करें, राइट। हमारी जैसे डेमोक्रेसी, जैसे अमेरिका ऐसे बोलता है कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी जिसके अंदर है ना, जिस कंट्री में, उससे ही हम ट्रेड करेंगे, है ना। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड शोरिंग होता है। अब यहाँ पर जो भी इसने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इसने निकाल लिया और डी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ऐसा कहा गया था कि चाइना के अंदर जो भी एप्पल की कंपनीज है उसको हम शिफ्ट करेंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि चाइना के साथ हमारी बन नहीं रही। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस तरह से यहाँ पर बोला था, राइट, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं चाइना के साथ, चाइना क्योंकि हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ रहता है, तो हम इसके अंदर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, वो हम इंडिया के अंदर शिफ्ट कर देंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, फ्रेंड शोरिंग वाले कॉन्सेप्ट है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, राइट। इसी तरह से एक नियर शोरिंग कॉन्सेप्ट होता है। नियर शोरिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी से ट्रेड कर रहे हो, बहुत दूर है, एशिया के अंदर, अमेरिका मान लो इंडिया से ट्रेड कर रहा है एशिया के अंदर, है ना, तो इतना दूर इसको जाना पड़ता है इंडिया, है ना, अपना गुड्स भेजना पड़ता है, गुड्स मंगवाना पड़ता है। इसलिए इससे ये बोलेगा, इसकी जगह ये बोलेगा यार मैं इतना दूर क्यों जाऊं, मैं किसी पास वाली कंट्री से ही ट्रेड कर लेता हूँ, मैं मान लो कनाडा से ही ट्रेड कर लेता हूँ, मेरा पड़ोसी है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज नियर शोरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नियर बाई कंट्रीज से जब आप, अब आप इसके अंदर क्या होगा, इंडिया से ट्रेड नहीं करके आप पास वाली कोई कंट्री से ट्रेड करने लग गए, दैट इज नोन एज नियर शोरिंग। दिस टर्म कैन हॉन्ट यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। एक होता है ऑन शोरिंग या फिर रीशोरिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल्सो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन में ही ये आएगा, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी कंपनीज खोल रखी है अपने देश के बाहर, ठीक है ना, देश के बाहर बहुत सारी कंपनी, अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम बाहर क्यों प्रोडक्शन करें, हम तो वापस से अपने देश के अंदर ही लेकर आ रहे हैं सारी कंपनीज को। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑनशोरिंग या फिर रीशोरिंग कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे ऑनशोरिंग और रीशोरिंग, ब्रिंगिंग प्रोडक्शन बैक टू द होम कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। जैसे यूएस जो है वो स्टील और सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो है चाइना के अंदर जो खोल रखे थे, उनको वापस से अपने देश के अंदर ही लेकर आ रहा है। फ्रेंड शोरिंग में तो क्या कर रहे हैं, फ्रेंड के अंदर शिफ्ट कर दिया कि भाई तेरे से नहीं करेंगे, अब तेरे जो भी प्लांट्स हैं हम अपने फ्रेंड के घर पे वहां पर खोलेंगे, राइट। नियर शोरिंग में क्या कर रहे हैं, जो भी पास में है, पड़ोसी है, उससे हम कर लेंगे ट्रेड, इतना दूर जाना पड़ता है, इससे बढ़िया है कि पड़ोसी से हम ट्रेड कर लें। नियर शोरिंग का मतलब ये होता है नियर बाई कंट्री से आप आपने क्या करा है, आप ट्रेड करने लग गए, राइट, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने लगे उसके अंदर, राइट। ऑनशोरिंग रीशोरिंग का मतलब ये होता है कि आपने बाहर बहुत सारी कंपनीज खोल रखी हैं, उन सभी कंपनीज को वापस से आप क्या कर रहे हैं, अपने घर में लेकर आ रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑनशोरिंग रीशोरिंग कॉन्सेप्ट। और एक स्ट्रेटेजी है चाइना प्लस वन। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी बोला जा सकता है, और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जियो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो क्या होता है कि चाइना एक बहुत बड़ा सप्लायर है, अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, और बहुत सारा रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है, फिनिश गुड भी सप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में।
तो सप्लायर चेन चाइना की बड़ी स्ट्रांग है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सप्लाई करता है। अब मान लो कोई एक कंट्री है, वो चाइना से बहुत सारी चीजें ले रही है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज के ऊपर हो गई, बट आप देखेंगे चाइना इज नॉट ए रिलायबल पार्टनर, एक रिलायबल पार्टनर नहीं है भाई, कभी भी ये धोखा दे सकता है, कभी बोल दे कि मैं नहीं दे रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना इस कंट्री को, राइट। तो कंट्री चाहती है कि चाइना के साथ तो रिलेशन बनाए रखें, राइट, बट इसके साथ साथ हम क्या करें, हम किसी और अल्टरनेटिव को भी देखे रखें, क्योंकि चाइना किसी दिन भड़क गया तो फिर क्या होगा, हमारा नुकसान ना हो, इसके कारण हमको क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव को भी हमको देखते रहना चाहिए, राइट। तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी यही बोलती है, मल्टीनेशनल कंपनीज कीप ऑपरेशन इन द चाइना, चाइना में तो रखते हैं, प्लस शिफ्ट पार्ट टू अनदर कंट्री, ठीक है, कुछ 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 अपना क्या है, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी शिफ्ट रखते हैं, और दूसरी कंट्रीज के अंदर से सप्लाई चेन हम ले रहे हैं, राइट। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक सर्विस में डिस्कस करे गए थे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन टॉपिक के अंदर, राइट। चलो भाई, नेक्स्ट जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक सिलेक्शन बैच और स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दिस इज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें हम आपको बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करवाएंगे, राइट, बट एमसीक्यूज से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके अंदर सी सेट का भी पूरा कवरेज रहेगा, सी सेट एग्जामिनेशन की स्पेशल क्लास रहेगी, टेस्ट सीरीज फॉर सी सेट विल बी देयर, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द मेमोराइजिंग फैक्ट्स, ये सब चीजें इसके अंदर रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग बैच चलेगा ये, 15 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे हम। इसके अंदर 5 महीने हम आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो भारत अभी 2025 के अंदर अगले 2 साल तक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को का चेयरमैन बनने वाला है, राइट। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो मान लो ये इंडियन ओशन है, ठीक है, इसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज होंगी जो कि इंडियन ओशन से लगी हुई कंट्रीज है, राइट। तो इसको इन कंट्रीज का एसोसिएशन, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर अगर आप देखेंगे ये सारी कंट्रीज है, ये बहुत ज्यादा आपस के अंदर कॉपरेट कर सकती हैं और डेवलपमेंट कर सकती है, तो इन सब कंट्रीज का एसोसिएशन बोलते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये आइडिया जो था ना नेल्सन मंडेला, ठीक है, मंडेला, इनका एक तरह से क्या है, इनका एक तरह से ब्रेन चाइल्ड प्रोग्राम था। ये कहते थे यार देखो इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी सेम सी ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम इन सब के अंदर ही होगी कि ओशन वाटर बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, जिनके अंदर सेम सा ही एक तरह से सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, तो इन सबको एक एसोसिएशन बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। नेल्सन मंडेला का ब्रेन चाइल्ड है। तो देखो 1995 में क्या बोल रहे थे, द नेचुरल अर्ज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी, बहुत सारी इसके अंदर ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टिविटी भी है इन सब के अंदर एक, राइट, should broaden itself to include the concept of Indian Ocean Rim Association for the socio-economic cooperation. I hope this is clear. यहाँ पर देखिए ये सारी कंट्रीज जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पार्ट है, और ये सारी कंट्रीज आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन का इस तरह, बट दो कंट्री जो है देखो, पाकिस्तान और म्यांमार, पाकिस्तान और म्यांमार इंडियन ओशन रिम के अंदर तो आती है पर रिम एसोसिएशन के अंदर नहीं आती, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये देखो इसका ये कनेक्टेड तो है इंडियन ओशन से, राइट, पर ये दोनों जो है दैट इज नॉट देयर इन द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान है क्या, म्यांमार है क्या, इन दोनों कंट्रीज के अलावा जो भी कंट्रीज यहाँ पर आप देखेंगे जो भी इंडियन ओशन से कनेक्ट है, वो सारी सारी कंट्रीज जो है जो रिम फॉर्म कर रही है वो सारी कंट्रीज का पार्ट है IORA का, राइट। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टेब्लिश ऑन 7 मार्च 1997, और इसके अंदर एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कोस्टल स्टेट्स जो हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, कोस्टल स्टेट है इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हुए, इनके बीच में एक तरह से कॉपरेशन डेवलपमेंट हो, ठीक है, एक तरह से रीजनलिज्म फॉर स्ट्रेंथनिंग, ओपन रीजनलिज्म फॉर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सोवरेन स्टेट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आर एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन। मेंबरशिप अगर आप देखेंगे 23 मेंबर स्टेट्स है और 11 डायलॉग पार्टनर्स है। नॉन मेंबर्स के अंदर देख सकते हैं पाकिस्तान और म्यांमार इज नॉट द मेंबर, ये रिम एसोसिएशन का IORA का पार्ट नहीं है, बट ये इंडियन ओशन के रिम के अंदर तो ये आते हैं, राइट। लास्ट मेंबर और लेटेस्ट मेंबर्स के अंदर जो है दैट इज फ्रांस। अब सर फ्रांस कहाँ से आ गया, फ्रांस कहाँ से आ गया सर इसके अंदर, तो फ्रांस इसलिए आ गया बिकॉज फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज यहाँ पर है, राइट।
जैसे रियूनियन आइलैंड जो है, ठीक है, दैट इज द टेरिटरी ऑफ द फ्रांस, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर रियूनियन आइलैंड है, राइट। तो इसलिए ओवरसीज टेरिटरीज इंडियन ओशन में बहुत सारी, इसलिए फ्रांस इसका पार्ट है, फ्रांस भी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो हम इसकी भी वेबसाइट देख लेते हैं बच्चों एक बार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी वेबसाइट अपन देख लेते हैं। देखो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये इसकी वेबसाइट है। इसका फ्रंट पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 23 मेंबर स्टेट्स हैं, 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं फॉर रीजनल कॉपरेशन ऑफ इंडियन ओशन इन द 6 प्रायोरिटी एरियाज। तो 6 प्रायोरिटी एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था पैक्ट फॉर फ्यूचर के अंदर, ये 5 थीम्स थी बेसिकली, जिसके ऊपर चैप्टर थे, ये मैंने याद करने को कहा था। तो इसके अंदर आपको ये 6 प्रायोरिटी एरियाज है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड कल्चरल एंड एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ये 6 तो ऐसी चीजें हैं जो कि सभी कंट्रीज के अंदर कॉमन है। बट इसके अलावा 2 और चीजें हैं, देखो, 2 क्रॉस कटिंग इश्यूज जो कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कि इंडियन ओशन के, ये तो देखोगे तो ओशन से रिलेटेड ये सारे के सारे हैं, राइट, कि भाई मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, फिशरीज मैनेज, ये सारे के सारे ओशन से रिलेटेड है। बट आप ये यहाँ पर देखेंगे 2 ऐसी चीजें हैं जो कि ओशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे ब्लू इकोनॉमी और विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ये भी एक तरह से पार्ट है किसका, ये भी एक तरह से पार्ट है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो इश्यूज के अंदर ये भी आ रहे हैं, ठीक है, ये भी प्रायोरिटी एरियाज के अंदर आ रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी तो फिर भी आप ओशन से रिलेट कर सकते, ओशन से रिलेटेड है, पर विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज डिफरेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना है इसके अंदर, राइट, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और ये 2 है, ये ब्लू इकोनॉमी जो है वो अलग से इसके अंदर बोल रखा है, राइट, क्रॉस कटिंग इश्यूज के अंदर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसके अंदर प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं, तो ये 6 प्रायोरिटी एरियाज है, और क्रॉस कटिंग इशू कौन से हैं, तो ये 2 क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। मैं तो आपको इस तरह से वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिससे कि आपकी मेमोरी ज्यादा रहे। तो करंटली 23 मेंबर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे इसके अंदर मेंबर्स है, राइट। 6 प्रायोरिटी एरियाज है जो मैंने अभी आपको बताया, ये प्रायोरिटी एरियाज यहाँ पर देख सकते हैं, और 2 एक तरह से क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं, ये क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं, ब्लू इकोनॉमी और विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। आप इसके अंदर सब कुछ इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना पड़ेगा, ये सब चीजें याद रखनी, प्रायोरिटी एरियाज क्या है, क्रॉस कटिंग इश्यूज क्या है, इस तरह से, राइट। अब हम आगे अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर इस तरह से होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स होता है, ट्रॉयका होता है, ठीक है। ट्रॉयका मतलब हर, जैसे अब यहाँ पर जो होगा चेयरमैन इंडिया होगा, तो इंडिया चेयरमैन होगा, इसके अलावा इसके अंदर वाइस चेयरमैन जो होगा, और प्रीवियस जो चेयरमैन था, ठीक है, इन तीनों का, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और प्रीवियस चेयरमैन जो था, इन तीनों का एक तरह से ग्रुप बनता है, दैट इज नोन एज ट्रॉयका। वो ही इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट करती है, राइट, कि क्या क्या होगा इस बार, राइट। इट मीट्स इन द पीरियड्स बिटवीन द मीटिंग ऑफ द सीओएम और सीएसओ की मीटिंग होती है, उनके पीरियड के बीच के अंदर ये यहाँ पर मिलती हैं, और अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम और एजेंडा सेट यहाँ पर करा जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर आप वेबसाइट में भी देखोगे तो वेबसाइट में भी आपको ट्रॉय का यहाँ पर शो करना चाहिए, एक बार मैं आपको एक बार देखकर बताता हूँ। देखो, ऐसे तुमको है ना सर्च करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना सर्च करे काम नहीं चलता है, राइट। देखो, ये ट्रॉय का है, तो यहाँ पर आप देखो ट्रॉय का, इसके अंदर देखो, है ना, करंट चेयर, वाइस चेयर एंड विच इज ए फ्यूचर चेयर, विच इज वाइस चेयर जो कि फ्यूचर चेयर होता है, और पास्ट चेयर, ठीक है। तो ये ट्रॉय का इसके अंदर होता है, करंट चेयर और जो आने वाले समय में चेयर होगा, और पास्ट चेयर जो पीछे, तो पिछले बार जो होगा वो इंडिया इसके अंदर होगा। जैसे 2024 के अंदर अगर हम देखें, चेयर ये कर रहे थे, राइट, प्रीवियस चेयर कौन था, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, राइट, इसमें। तो अभी जो है, अभी आपको ये पूछ सकते हैं कि अभी का ट्रॉय का क्या है, तो भारत तो है इसके अंदर, प्लस पिछले साल जो कर रहा था वो चेयर कर रहा था श्रीलंका, तो श्रीलंका भी होगा, और आने वाले साल में कौन चेयर करेगा वो आपको देखना होगा, आने वाले साल के अंदर कौन चेयर करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे पहले करंट चेयर जो था श्रीलंका था, और आने वाले साल के अंदर जो चेयर करेगा वो था इंडिया, राइट। तो चेयर, वाइस चेयर और फ्यूचर चेयर इसके अंदर इस तरह से होता है, वाइस चेयर मतलब फ्यूचर चेयर होता है, और पास्ट चेयर, राइट, इस तरह से देखते हैं। तो दिस इज ट्रॉय का,
I hope this is clear to everyone, and this is all about today's class. Thank you so much for listening me. Bye bye. Take care.